सोबिया अमीन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 19, जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले बेटा छोटी सी एक बात आपसे करना चाहती हूँ, वो ये कि बस अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाइए। और वो शुक्र करना कैसे सीखना, आपने छोटी छोटी बातों पे अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें। आपको आपके रब ने अच्छी सेहत दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। आप सुबह उठे हो, आपने नमाज़ पढ़ी है, तब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। आपने अच्छा नाश्ता किया, आपको अल्लाह की नेमतें मिली हैं, अच्छा आपने पेट भर के खाना खा लिया है, तब भी आप जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। आपके पूरे दिन में जो है जितने काम किए हैं और आपने उसको प्रॉपर तरीके से, अल्लाह ने आपको हिम्मत दे दी है सारे करने की, आपने अच्छी स्टडीज़ कर ली, ये भी आपके रब का आप पे बहुत ज़्यादा करम है, उस पर भी अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। देखिएगा आप अपनी ज़िंदगी में शुक्र को लेके आएंगे। अपने रब के सामने सर झुकाने के साथ साथ आप अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ अदा करना शुरू कर दीजिए कि आपके रब ने आपको सेहत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रब ने आपको पेट भर के खाना दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। आपकी सेहत अच्छी है, आपको खाना अच्छा मिल रहा है, और इसके साथ साथ बेटा आपने घर में छोटे छोटे जो काम हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ जो है हाथ बटाया करें और अपने पेरेंट्स का कहा माना करें और कभी भी ना मत किया करें। आज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ जो बच्चे घरों में मौजूद हैं, उनको हाँ करनी तो आती ही नहीं है। फ़ौरन से अगर कोई पेरेंट्स जो है काम छोटा सा भी बोल देंगे तो फ़ौरन से ना का आंसर जो है वो हमारे पास आता है, जो कि पेरेंट्स के लिए एक तकलीफ़ का बायस होता है। ना मत कीजिए, आपने नहीं करना, आगे से चुप हो जाइए, लेकिन ना मत कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स की नाफरमानी नहीं की जाती। पेरेंट्स ने आपको जो कह दिया है आपने करना है, ये हमारे रब का हुक्म है, ठीक है। तो आप अपने रब के हुक्म को बजा लाइए और अपने पेरेंट्स का कहा माना करें। घर में छोटे छोटे काम जो आपसे कहे जाते हैं, आप उनको पानी का गिलास पिलाते हो, कोई मोबाइल फ़ोन पकड़ाते हो, आप ना मत कीजिए। जो आपसे कहा जाता है फ़ौरन से कर दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हो, नहीं करना चाहते, तो आगे से जो है ना का आंसर मत कीजिए, चुप कर जाइए। और देखिएगा आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेके आएंगे, आपको दिल से खुशी होगी, क्योंकि हमारे रब ने हुक्म दिया है कि अपने पेरेंट्स का कहा मानो, उनको उफ तक ना कहो, ठीक है। ये थी आज की एक अच्छी बात, आप इस पे अमल कीजिए। अब हम आते हैं हमारे आज के लेक्चर के बारे में, और हमारा आज का लेक्चर है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो हमने बेटा पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुकी हैं इक्वेशंस, आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी। फर्स्ट इक्वेशन का एंड रिजल्ट क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसका रिजल्ट क्या था, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हमने स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से कौन सी इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि टाइम जो है उस पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी इसमें जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें टाइम जो है वेरिएबल वो मौजूद नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टाइम। ओके, अब हमारे पास जो ग्राफिकल एनालिसिस में ये हम लिख रहे हैं बेटा स्पीड टाइम ग्राफ, ये मैंने ड्रॉ किया स्पीड टाइम ग्राफ। दोनों लाइंस जहाँ मीट कर रही हैं उसको हमने ओरिजिन ओ का नाम दिया। ए पॉइंट से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। एक बॉडी ए पॉइंट पे जब थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई। ये पॉइंट बेटा ए है। ए से ये बॉडी जो है वो बी पॉइंट तक गई, और बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है वी एफ। बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, वी एफ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी लाइन जो है टाइम एक्सिस को डी के साथ जो है डी पॉइंट पे मीट करेगी, और ओ डी जो है वो शो करेगा टी को। टी जो है वो टाइम को शो कर रहा है। अच्छा, अब जो है बेटा
हमारे पास ये कंप्लीट OABD, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये हमारे पास बन रही है एक ट्रेपीजियम। ये क्या बन रही है? एक ट्रेपीजियम। हम ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी। इस इक्वेशन में भी हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस को जो है वो डील करती है। तो इसमें हमने ये कंप्लीट जो है डायग्राम डिस्कस की है। OABD एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा ये इस डायग्राम को हमने डिस्क्राइब करना है वर्डिंग में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था पैराग्राफ, फिर सेकंड इक्वेशन में भी पैराग्राफ लिखा। अब हम थर्ड इक्वेशन में भी सेम पैराग्राफ लिख रहे हैं। इसको लर्न साथ साथ कर लीजिएगा। हम लिखेंगे कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, VI with uniform acceleration, after some time t, its velocity become VF, its velocity becomes VF. The slope of line AB, यानी AB जो लाइन है इसका स्लोप शो करता होता है बेटा एक्सेलरेशन को। तो स्लोप ऑफ लाइन AB शो द एक्सेलरेशन, and area under the line AB gives the distance traveled by the moving object। हमने क्या किया? कंसीडर किया एक बॉडी को जो कि किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी VI के साथ। आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम VF। बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, स्लोप ऑफ लाइन AB गिव्स द एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर द लाइन AB के नीचे वाला एरिया जो है दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब हम इसका डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे और वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू दी एरिया कैलकुलेट करेंगे अंडर द ग्राफ, तो वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू दी डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बेटा इसको जो है लिखते हैं। ये मैं टाइम इस साइड पे लिख देती हूँ ताकि उधर डेरिवेशन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसकी डेरिवेशन कर रही हूँ। अब आपने लिखना है सबसे पहले स्टेप में बेटा हम लिखेंगे डिस्टेंस that is equal to area under the speed time graph, area under the speed time graph। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो किसके इक्वल होगा? एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। और फिर अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का एरिया जो है, ट्रेपीजियम का नाम लिख लेते हैं OABD, OABD, यह है ट्रेपीजियम।
आप ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiply by the perpendicular distance between, short keys लिख रही हूँ, between two parallel sides। इसको हाइट भी लिख दिया जाता है, लेकिन मैं कंप्लीट लिख रही हूँ ताकि आपको डायग्राम से पता चल जाए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उन पैरेलल साइड्स के बीच में क्या है। ये फॉर्मूला है बेटा, ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। अब आपने इसी को अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिखना है। देखो बेटा, ये आपके पास डायग्राम है, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ओ ए एंड बी डी। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी लाइंस जिनको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें वो आपस में कभी भी मीट नहीं करती। बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो, ये पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट और कभी भी मीट नहीं करती। अब ये देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओगे ये कभी भी एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आप देखो डायग्राम में पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, 1/2 लिखा। पैरेलल साइड कौन सी हैं, ओ ए एंड बी डी। ओ ए बीच में सम है तो हमने प्लस का साइन लिखना है, प्लस बी डी। ठीक है, ये मैंने लिखा था सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये मैंने लिख दी है आगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ओ ए एंड बी डी आर दी पैरेलल साइड्स, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय दी, आगे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ये और ये साइड्स पैरेलल है, इनके बीच में देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ओ डी। दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ डी। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाय ओ डी। क्लियर, ये डायग्राम के मुताबिक हमने ये फॉर्मूला को लिख दिया है। ये फॉर्मूला इस ट्रेपीजियम के लिए यूज होगा जो कि हमने इस डायग्राम में ड्रॉ कर दी हुई है। अब बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रहेगा 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। क्लियर है। ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। बी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फाइनल वेलोसिटी को। और ओ डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने जो है चूंकि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी तो यहाँ तक फैक्टर्स देखिए कहीं भी एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है। तो बॉडी के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन जो है उसके लिए अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो है वो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल था बेटा, हमने जब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की थी तो ये था बी सी और ये क्या है ए सी। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी और ए सी किसके इक्वल था, ओ डी के इक्वल। तो अब हम लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी के साथ आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी ये बात लिखी थी कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है बेटा, बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी के इक्वल। अब आपने इस फैक्टर को इस इक्वेशन के राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देना है और लेफ्ट साइड पे भी क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मैथमेटिक्स का असूल है बेटा, अगर आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो आपके एक साइड पे इक्वेशन के एक साइड पे मल्टीप्लाई नहीं होती बल्कि सेम फैक्टर इक्वेशन के दोनों साइड्स पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये फैक्टर आपने इक्वेशन के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी। तो आपने बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन
अबव इक्वेशन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के बाद में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी मल्टीप्लाई बाय एस दैट इज इक्वल टू ओ ए, ये मैंने लिखा बी डी, ये पूरा फैक्टर आपने यहाँ तक लिखना है, मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब यहाँ पे ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना है बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, ठीक है। ये फैक्टर हमने इस इक्वेशन के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में जो है इस ओ डी को इस ओ डी से क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये एक जैसी ही टर्म्स हैं, ये डिवाइड हो रही हैं, और यहाँ बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी की जगह ए पुट कर दीजिए, तो यह रहेगा 2as, ठीक है। ये बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी किसके इक्वल है, एक्सेलेरेशन के इक्वल, तो ये मैंने एक्सेलेरेशन लिख दिया, दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी इंटू बी सी, ठीक है। अब बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे ये बी सी किसके इक्वल था, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी ये चीज़ की थी कि बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो बी सी किसके इक्वल होता है, यहाँ मैं लिख रही हूँ बी सी किसके इक्वल है, बी डी माइनस सी डी। तो अब आपने यहाँ पे बी सी है, ये मैं यहाँ पे भी हिंट लिख रही हूँ, बी सी किसके इक्वल है बेटा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम बी डी माइनस सी डी। अब आप ये टर्म जो है ये मैं यूँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ये आपने यहाँ पुट कर देना बी सी की जगह, तो आपके पास यही इक्वेशन क्या बनेगी, 2as इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी, और बी सी की जगह क्या लिखेंगे, बी डी माइनस सी डी, आगे ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद आपने बी सी की जगह लिख देना है बी डी माइनस सी डी, ठीक है। ये मैं बीच में से इसको स्किप कर रही हूँ, वो मैं इस साइड पे लिख रही हूँ ताकि आपको ना ये ऊपर और नीचे वाले स्टेप समझ आते हैं। ओके बेटा, इस बी सी की जगह हमने क्या लिखा, बी सी किसके इक्वल है, बी डी माइनस सी डी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम बेटा ओ ए किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी, देखिए ओ ए किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। उसके बाद बी डी किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम बी डी शो करता है फाइनल वेलोसिटी को, एंड सी डी, ये सी डी इक्वल टू ओ ए है, और वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। ओ ए भी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। तो आप सी डी जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये पूरी रिप्लेसमेंट इस इक्वेशन में कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू ओ ए की जगह लिखेंगे वी आई, बी डी की जगह क्या लिखेंगे, वी एफ, बी डी की जगह क्या लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसको थोड़ा अरेंज कर लें, वी एफ पहले लिख लें और वी आई बाद में लिख लीजिए। आपके पास आएगा वी आई, सॉरी वी एफ मैं पहले लिख रही हूँ तो मैंने लिखना है वी एफ प्लस वी आई, क्योंकि वो फैक्टर जिसमें प्लस होंगे टर्म्स उसकी जगह हम चेंज कर दें तो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ वी एफ के साथ भी साइन प्लस है, वी आई के साथ भी साइन प्लस है, तो इनकी जगह चेंज की है, इससे इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू वी एफ माइनस वी आई, और इस साइड पे क्या है 2as। अब देखिए क्या ये फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ प्लस वी आई, यहाँ है वी एफ माइनस वी आई, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका रिजल्ट बेटा मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपके पास इक्वेशन क्या आई है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
किन वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप है, और से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf, एक्सेलरेशन a एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट s। ये 4 वेरिएबल्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब आपने इसी को वर्डिंग में रिजल्ट लिखेंगे, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप। मैं ब्लू मार्कर से लिख रही हूँ ताकि आपको ना पता चल जाए कि ये हमारी डेरिवेशन है और ये है रिजल्ट। तो द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन shows the relationship between initial velocity vi, final velocity vf, final velocity vf, acceleration a and distance traveled by the moving object, and distance traveled by the moving object। ये थी बेटा रिजल्ट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। If 3 variables given, then fourth one can be calculated. If 3 variables will be given, then fourth one variable can be find out। अगर 3 वेरिएबल्स का आपको पता हो तो फोर्थ वन वेरिएबल क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। बेटा हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी और इनको 3 लेक्चर्स में जो है वो हमने डिस्क्राइब करके इनको डिराइव किया। फर्स्ट इक्वेशन जो थी बेटा, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। सेकेंड इक्वेशन जो ऑफ मोशन है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन फाइनल वेलोसिटी, उससे हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। The third equation of motion does not depend upon time। इसके एंड रिजल्ट में देखिए कहीं टाइम मौजूद नहीं है, तो दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द टाइम ड्यूरेशन t। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि डिराइव दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपसे नाम ना लिया जाए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कीजिए, बल्कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि डिराइव दैट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द टाइम, तो फिर आपको आपके माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी मोशन थी जिसमें टाइम का फैक्टर जो है एंड रिजल्ट में नहीं आता। तो हमने इसी इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है। अब इस इक्वेशन को डिराइव बिल्कुल वैसे ही करना है बेटा। पहले स्टेप में आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है स्पीड टाइम ग्राफ की। अगले स्टेप में आपने इसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन के लिए सिंपल पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपने इसको लिखना होता है। और डायग्राम क्या शो करता है कि consider a body moving with initial velocity vi, after some time t its velocity become vf, body is moving with uniform acceleration a, slope of line ab gives the acceleration and shaded area under the line ab show the distance traveled by the moving object। ये कंप्लीट लिखने के बाद बेटा फिर हमने डेरिवेशन के लिए लिखना है डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद अगले स्टेप में हमने लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ओ ए बी डी जो है वो ट्रेपीजियम है, तो हमने लिख दिया ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। उससे अगले स्टेप में हमने ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वर्डिंग में लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स।
उससे अगले स्टेप में बेटा इसी जो वर्डिंग वाले फॉर्मूला को अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपने लिख देना है। पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी पैरेलल साइड क्या थी, OA एंड BD पैरेलल साइड थी, तो हमने लिखा OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, OD के साथ रिप्रेजेंट किया, वो लिखा। फिर हमने 2 को उधर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। उससे अगले स्टेप में हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय OD ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने एक्सेलरेशन के साथ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया BC डिवाइडेड बाय OD और इक्वेशन के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया BC डिवाइडेड बाय OD। अब OD और OD क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, BC डिवाइडेड बाय OD दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन, तो हमने इस फैक्टर की जगह लिख दिया है A। अगले स्टेप में देखिए ये एज इट इज लिखा OA प्लस BD, OD से कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ क्या बचा, BC बच गया। अब BC किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम बेटा BC जो है दैट इज इक्वल टू BD माइनस CD, ठीक है। BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी लिखा था। अब आपने BC की जगह लिख दिया BD माइनस CD। ये लिखने के बाद अब आपने इन्हीं टर्म्स को अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। अब आपने इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर देनी है। आपने OA की जगह लिखा इनिशियल वेलोसिटी, BD की जगह लिखा फाइनल वेलोसिटी, फिर आपने ब्रैकेट्स जो है अगली नेक्स्ट स्टार्ट हो गई, BD की जगह लिखा फाइनल वेलोसिटी और CD की जगह क्या लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी। इससे अगले स्टेप में हमने क्या किया है, अरेंज किया इसको, सिर्फ VF को पहले लिखा और VI को बाद में लिख दिया। अब बेटा ये कौन सा फॉर्मूला बना है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। क्या ये वही फॉर्मूला बन रहा है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल है, A प्लस B, A माइनस B, ये प्लस टर्म्स हैं, ये क्या माइनस, दोनों को कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये शो करती है रिलेशनशिप इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें भी 4 वेरिएबल्स हैं, इसमें से 3 वेरिएबल अगर आप लोगों को पता हो तो 4th वन वेरिएबल क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। ये थी बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो आप लोगों को सॉल्व कराती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इस इक्वेशन को आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में किस तरह से यूज़ करना है। इन इक्वेशंस के एंड रिजल्ट्स फिंगर टिप पे होने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आज जो डिराइव की है वो क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इन्हीं इक्वेशंस को जो है यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज के 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और अभी मैं आप लोगों को साथ साथ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करा रही हूँ। तो इस थर्ड इक्वेशन से रिलेटेड आज एग्जांपल करते हैं बेटा। इसकी भी आप कंप्लीट जो है प्रैक्टिस कीजिए घर में, कॉपीज के ऊपर 2-2 3-3 दफ़ा लिख के देखिए। डायग्राम इस क्वेश्चन में भी मस्त है, ये क्वेश्चन भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है और बहुत दफ़ा रिपीट होता है। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। इसको अच्छी सी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ ली हैं। इस चैप्टर का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन, ओके बेटा, अब जो है फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी क्या थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इक्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हमने पढ़ी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. दिस इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी फाइनल वेलोसिटी. इस इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती. जो आज हमने डिराइव किया बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. एंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टाइम ड्यूरेशन. इससे हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते. अच्छा बेटा ये थी हमारे पास तीनों इक्वेशन. अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं सॉल्व. एग्जाम्पल है जी ये 2.13 बुक का पेज नंबर है. बुक पेज नंबर है जी 48. गिवन डाटा क्या है वो देख लेते हैं. गिवन डाटा जो है लिखना बहुत इजी होता है. आप स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए. स्टेटमेंट को एक दफ़ा पढ़ने से समझ नहीं आ रही, आप इसको 2 दफ़ा पढ़ लीजिए और फिर इसमें से सॉर्ट आउट कीजिए कि कौन कौन से वेरिएबल्स आपको गिवन है. फिर आपकी यहाँ जो है साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन यहाँ जो है हम यूज़ करेंगे तो ये रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन के एंड रिजल्ट्स फिंगर टिप पे होंगे तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो. ओके बेटा 2.13 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है ए कार ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड. आपने एक लाइन पढ़ी, इस लाइन में जो डाटा था वो आप लिख लीजिए. उसके बाद वो कह रहा है इट देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है और कितना डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, डिस्टेंस ट्रैवल करता है. डिस्टेंस को बेटा s से रिप्रेजेंट करते हैं. s इज इक्वल टू 50 मीटर. उसके बाद वो कह रहा है इट्स वेलोसिटी रीचेज एट 15 मीटर पर सेकेंड. और इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी अप्रोच करती है और वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज दी 15 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद वो कहता है फाइंड आउट कीजिए. टू फाइंड क्या करना है एक्सेलेरेशन. फाइंड द एक्सेलेरेशन एंड टाइम टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस. हमने फाइंड करना है बेटा एक्सेलेरेशन आपने एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है एंड टाइम फाइंड आउट करना है. ठीक है. अच्छा अब आप अपना गिवन डाटा देखो बेटा. गिवन डाटा को देख के बताइए कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा. एक्सेलरेशन का तो वैसे फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. क्लियर. क्या टाइम हमें गिवन है? नो, टाइम गिवन नहीं है. अगर टाइम गिवन नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा ये आपने देखना है बेटा. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और क्या चीज़ गिवन है डिस्टेंस गिवन है. हम यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी ये आपकी अप्रोच है, आपकी स्किल है. अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली हुई है इससे आपको बेटा जज होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन टाइम को जो है वो शो कर रही होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी टाइम है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है. तो इस गिवन डाटा को देखते हुए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए यहाँ से क्या चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे एक्सेलरेशन. बेटा ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 4 वेरिएबल्स को डील कर रही होती हैं. इसमें से 3 वेरिएबल आपको गिवन हो तो फोर्थ वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज़ होगी उसकी रीज़न क्या है कि इसमें टाइम भी गिवन नहीं है और एक्सेलरेशन भी गिवन नहीं है. 2 वेरिएबल नहीं पता, अब ये यूज़ नहीं हो सकती. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्यों यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि इसमें भी टाइम आपको पता नहीं है, आपको गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन भी आपको पता नहीं है, तो इसलिए ये इक्वेशन भी यूज़ नहीं होगी. कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगी दैट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए हम यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे. जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया तो फिर आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो ईजीली. फर्स्ट इक्वेशन से भी टाइम कैलकुलेट हो सकेगा और सेकेंड इक्वेशन से भी टाइम कैलकुलेट किया जा सकेगा. अच्छा अब जो है हम बेटा पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए सोल्यूशन लिख रहे हैं. सोल्यूशन में हम टू फाइंड एक्सेलरेशन
To find acceleration, use third equation of motion. Third equation of motion क्या थी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. यहाँ से a कैलकुलेट करना है, a इधर लिखा रहने दें और 2s इधर आगे डिवाइड कर दीजिए. याद आएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s. वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा. a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 15. याद आएगा 15 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s. ये 25 मत समझ लीजिएगा, दिस इज 2s. 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है गिवन डेटा में देख लीजिए 50 मीटर. ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए और उसके बाद जो है इनको कीजिए डिवाइड कीजिए. 15 का स्क्वायर है जी 225 और 5 का स्क्वायर कितना है जी 25. 52 ज़ा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. इन दोनों को माइनस कीजिए तो यह रहेगा 200 डिवाइडेड बाय 100. ये दो जीरोस कैंसिल आउट और एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपके पास क्या चीज़ कैलकुलेट हो गई है? एक्सेलेरेशन कैलकुलेट हो गया. ठीक है, आपने दो चीज़ें इस एग्जाम्पल में फाइंड आउट करनी है, एक्सेलेरेशन एंड टाइम ड्यूरेशन. एक्सेलेरेशन हमारा फाइंड आउट हो गया कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हुए? दैट इज दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए हमने क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली है? एक्सेलेरेशन. अब हमने कैलकुलेट करना है टाइम, तो हम लिखेंगे टू फाइंड टाइम यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? vf इज इक्वल टू vi प्लस at. क्लियर? अब यहाँ से at को इस साइड पे लिखा रहने दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को इक्वेशन के उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस vi. और यहाँ से t कैलकुलेट करना है तो एक्सेलेरेशन इधर आके डिवाइड हो जाएगा. पहले फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लिया करो, ये इजी मेथड है बेटा, इससे मिस्टेक नहीं होती. ये आ गया एक्सेलेरेशन इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया. अब आपने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको लिख लीजिए लेफ्ट साइड पे और बाकी राइट साइड पे लिख लीजिए. आप इसको जस्ट जो है चेंज कर दीजिए. t इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a. ये आपके पास फॉर्मूला आ गया. अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए. t विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 और एक्सेलेरेशन ये देखिए हमने जो कैलकुलेट कर लिया था वो कितना है? 2. तो 15 में से माइनस कीजिए 5, कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2. तो कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड. यानी कितना इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो हम लिखेंगे 5 सेकेंड जो है वो लगे हैं इसको 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. अब आप इसका जब रिजल्ट लिखोगे बेटा तो क्या लिखोगे कि एक कार जो है वो मूव कर रही है किस एक्सेलेरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और उसको कितना टाइम लगा 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए? 5 सेकेंड. तो आप इसका जब वर्डिंग में यहाँ जगह नहीं है मैं बोल देती हूँ, जब आप रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे? कार इज मूविंग विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and covers the 50 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड. ठीक है, ये इसका रिजल्ट होगा कि 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने सेकेंड में इसने कवर कर लिया है? 5 सेकेंड में इसने कवर कर लिया है. ये थी एग्जाम्पल 2.13 और ये एग्जाम्पल रिलेट कर रही थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड थी. ये मैंने आपको सॉल्व करा दी है. बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, सिर्फ आप स्टेटमेंट को समझ लिया करें. स्टेटमेंट को समझने के बाद आप उसका गिवन डाटा लिखोगे और आपने इस चैप्टर में जो फार्मूलाज पढ़े होते हैं, जो इक्वेशंस पढ़ी होती हैं, उसी को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये आपकी
अप्रोच होती है कि आपने इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है। और इनको सॉल्व करने से आपका माइंड भी शार्प होता है, और माइंड को शार्प करने के लिए हमेशा जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहिए। इससे आपका IQ लेवल भी स्ट्रॉन्ग होता है और आपके दिमाग को जंग भी नहीं लगता। दिमाग को भी हरकत देनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।